सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। मेरा नाम सविता है और हम झारखंड की बेटी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में काव्य प्रयोजन। पीजी सेमेस्टर 2 और यूजी सेमेस्टर 4 में ये पूछा जाता है, उनका सब्जेक्ट विषय है। आज काव्य प्रयोजन क्या होता है? जिस प्रकार कांता प्रेयसी मधुर हाव भावों से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुकूल नीति मार्ग पर ले जाती है। जिस प्रकार कांता प्रेयसी मधुर हाव भाव से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुकूल नीति मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार काव्य भी मधुर कथा के द्वारा ऊंचे आदर्शों की शिक्षा देता है। जिस प्रकार मिठाई के लोभ में बालक कटु औषधि खा लेता है, उसी प्रकार रस के मधुर आस्वाद से मिश्रित शिक्षा काव्य द्वारा सरलता से कराई जा सकती है। इसी कारण अनेक कवियों ने अपने उपदेशों का प्रचार काव्य के माध्यम से किया है। अब विभिन्न कवियों का मत देखते हैं, विद्वानों का। हिंदी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन। हिंदी आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर जो विचार दिए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। तुलसीदास के अनुसार आचार्य तुलसीदास के काव्य प्रयोजन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने 2 काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। कितने? 2। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा कीर्ति भनिति भूति भक्त सोई सुर सरी सम सब कहित होई। ये पद जैसा ये पद में है। वे काव्य में 2 प्रयोजन माने हैं। स्वांता सुखाय, हम जानते हैं भक्ति काल के अधिकांश कवि स्वांता सुखाय कवि थे। और लोक मंगल, वो काव्य रचना लोक मंगल के लिए करते थे, ना कि किसी राजा महाराजा को खुश करने के लिए। स्वांता सुखाय और लोक मंगल, वही कविता श्रेष्ठ होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। गंगा हम जानते हैं कि अपने हित नहीं बल्कि सबका हित चाहती है। भिखारी दास के अनुसार भिखारी दास के काव्य प्रयोजन। इसके अनुसार यश प्राप्ति, फल प्राप्ति, आनंद प्राप्ति आदि को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया गया है। अब जो कविता लिखेगा वो चाहेगा कि इसके द्वारा मुझे कुछ धन प्राप्ति हो जाए। फल प्राप्ति उसी को बोल सकते हैं। यश प्राप्ति मतलब हमारी यश फैल जाए, मतलब कीर्ति हमारी हो, हमारी यश फैले, कीर्ति फैले। आनंद प्राप्ति, बहुत कविता आनंद के लिए लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का मत है। गुप्त जी का काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं अपितु उपदेश स्वीकार करते हुए लिखते हैं। हम जानते हैं कि कबीरदास वो कोई आनंद मनोरंजन के लिए तो नहीं लिखे थे। उनका उपदेश तो नहीं, उनका तो सारा उपदेश के लिए लिखा गया है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये आप बीच में डाल सकते हैं, पद है तो मैथिली शरण गुप्त का। इस प्रकार ये काव्य कला के लिए खंडन करते हुए कहते हैं कि कला लोक हित के लिए होनी चाहिए। मानते हैं कि कला को बस कला के हित के लिए स्वार्थी नहीं करते, कला को व्यर्थ
स्वार्थी नहीं करते कला को व्यर्थ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने काव्य प्रयोजन पर विस्तार से चर्चा की है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में आर्थिक मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित है। कविता से केवल मनोरंजन के उपदेश का विरोध करते हुए वे लिखते हैं, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य है माना गया जाए तो कविता भी विलास की एक सामग्री हुई। यदि हम मनोरंजन मात्र मान ले कवि कोई भी चीज को तो वो विलास की सामग्री ही मानी जाएगी। काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर के रूप में लाकर सामने रखना। बात सही है। हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष, प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता। बात सही है। पहला देख लेते हैं। काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्राप्ति है, जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जा सकता है। अस प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश, लोकोपदेश भी काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है। निष्कर्ष रूप में आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन उचित, तर्क संगत, व्यापक और व्यवहारिक है, अतः हम उन्हीं को वरीयता देते हैं। काव्य के लक्षण के समान काव्य के प्रयोजन में भी मतभेद है। मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन सबसे अधिक व्यापक है। उनमें दूसरे आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन भी गत्यार्थ हो जाते हैं। वे हैं काव्य प्रयोजन कितने माने हैं मम्मट ने? 6। तो अस प्राप्ति, हम लोग काव्य प्रयोजन में अस प्राप्ति पर चर्चा करेंगे। अर्थ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल निवृत्ति, लोकोत्तर आनंद, सरस मधुर उपदेश। साहित्य रचना के अनेक प्रयोजन हैं। भारतीय आचार्यों ने जीवन के जो लक्ष्य स्वीकार किए हैं, काव्य के प्रयोजन में उनकी गणना की है। साहित्य या काव्य का मूल प्रयोजन मानव संस्कार का विस्तार, संस्कार और परिष्कार करना है। इसी अर्थ में काव्य सृजन को सांस्कृतिक प्रक्रिया कहा जाता है। साथ ही रचनाकार का एकमात्र प्रयोजन का उद्देश्य क्या है? प्रयोजन तो रचयिता, सृष्टा या कवि कहलाना ही है। अपने कर्म की सफलता और उस कर्म में सिद्धहस्त कहलाने की साध तो सबको है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रेरणा, काव्य हेतु, काव्य प्रकार के साथ ही साथ सृजन कर्म के प्रयोजनों की भी चर्चा हुई है। काव्य प्रयोजन की चर्चा कवि और पाठकों दोनों को ध्यान में रखकर की गई है और यह ज्यादा उपयुक्त भी है। कवि के संदर्भ में और यश जैसे स्थूल फलों की सिद्धि से लेकर आत्म साक्षात्कार एवं आत्मलब्धि तक के प्रश्न काव्य प्रयोजन से जुड़ी हुई है। पाठक के संदर्भ में काव्य प्रयोजन काव्य स्वादन से लेकर साधारणीकरण तक संबंध है। अस, कविता का प्रयोजन कवि को अस दिलाना है। मनुष्य की अस पाने की इच्छा तीव्र होती है और काव्य सृजन के माध्यम से वह इस इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। कालिदास जैसे कवि भी प्रार्थी होने की आंतरिक अभिलाषा रखता है और आधुनिक रचनाकार
और आधुनिक रचनाकार भी। धन, कवि को कविता से धन की प्राप्ति होती है। राजश्रय प्राप्त कवि और अपने आश्रयदाताओं से धन पाते थे। हम जानते हैं कि रीतिकाल के अधिकांश कवि आश्रयदाता थे, जो अपने आश्रयदाता से धन पाते थे उनकी गुणगान करके। हिंदी के रीतिकालीन कवि बिहारी, पद्माकर, देव ने राजाओं से अपार संपत्ति प्राप्त की थी। बिहारी लाल को हर दोहे पर अशरफी मिलना प्रसिद्ध है। बात तो सही है भाई। व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान कवि कविता में जीवनानुभवों का खरापन पैदा करके ही बड़ा होता है। हिंदी में कविता में अमीर खुसरो, तुलसी, कबीर, रसखान, रहीम, भारतेंदु, निराला, मुक्तिबोध का रचना कर्म हमें जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देता है। हिंदी प्रदेशों में आज भी रहीम, तुलसी, कबीर आदि जनता की जुबान पर रहते हैं। बात बात में उनकी पंक्तियों का उद्धृत करते हुए लोग अपने कथन की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं। अमंगल निवृत्ति, कविता में अमंगल का नाश होता है। यह विश्वास बहुत पुराना है। रौद्र स्रोत, दुर्गा सप्तमी, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, सूरदास सागर आदि का पाठ इस दृष्टि से भी किया जाता है। धन्यवाद। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।